हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। 10th क्लास के बच्चों को ये जानकर खुशी होगी कि मैं 10th क्लास की वीडियो डालने वाला हूं। 10th क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं। 9th क्लास के जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मैसेज आया था बच्चों का कि सर 10th क्लास की वीडियो बनाओ। तो आपको ये खुशी होगी जानकर कि अब हम 10th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है तो 10th क्लास के सभी बच्चों को मैं बोल दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम, आपकी चाहे बोर्ड एग्जाम जब भी लगे तो उससे पहले अपन 10th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार अपने 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। तो आज 10th क्लास के जो मतलब अपनी मैथ सीरीज जो है उसमें अपना 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का जिसका नाम है रियल नंबर। तो मैं आपको पहले रियल नंबर के बारे में बता दूं। ये 9th क्लास में अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नंबर्स, उसमें भी अपन ने रियल नंबर के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। तो उसी रियल नंबर को अपन आगे बढ़ाएंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर पे अपन सिर्फ तीन ही बातें पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में अपन वो सब कुछ पढ़ेंगे जो इसका बेसिक है। बेसिक मतलब इस चैप्टर में मतलब जो भी आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से पहले अपने को क्या क्या आना चाहिए, मतलब जो अपन ने 9th क्लास में पहले पढ़ लिया लगभग लगभग उसमें से चीजें अपन वापस से पढ़ने वाले हैं। बेसिक इसका पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का बेसिक क्या है वो सब इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक की एक फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम होती है, वो क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद में थर्ड अपना जो टॉपिक है वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, मतलब जो अपन ने 9th क्लास में रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा था तो वापस से अपन उसी इरेशनल नंबर का रिविजिट करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर के बारे में वापस से इसी क्लास में अपन दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो से, अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो देखो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो मैं आपको बता दूं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इधर तो मैं लिख लेता हूं फैक्टर्स, इधर लिख लेता हूं मैं मल्टीपल्स। ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है मैं बताऊं आपको। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं देखो। फैक्टर्स जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 8 और इधर भी मैंने नंबर लिखा एक 8। ठीक है। फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़े, फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़े खंड। फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब टुकड़े। मतलब ये जो 8 है इस 8 के अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। और वो टुकड़े किस रूप में करेंगे, वो करेंगे अपन मल्टीप्लाई, मतलब गुणा के रूप में टुकड़े करेंगे। इस 8 के अपन गुणा के रूप में क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स का मतलब होता है खंड या भाग, मतलब इस 8 के अपन छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और वो टुकड़े कैसे करेंगे, या फिर ये समझ लो कि जैसे मान लो 8 के मैं टुकड़े करने जा रहा हूं तो जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 8, या फिर लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 4। इस तरीके से मैं 8 को क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मल्टीप्लाई के रूप में मैंने जो भी यहां पे डिजिट लिखी है वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। मतलब ये जो 1 है, ये जो 8 है, ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये सब के सब क्या है, इसके फैक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 8 जिस किसी की टेबल में आता है, जैसे 8 2 की टेबल में आ रहा है, 8 4 की टेबल में भी आता है, 8 8 की टेबल में भी आता है, तो ये जो 1 2 4 और 8 है ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। मतलब अगर किसी कोई नंबर जिस जिसकी टेबल में आता है तो वो जिस जिसकी वो टेबल में आता है वो सब उसके क्या होंगे, फैक्टर होते हैं। 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। इसलिए 1 2 4 8 ये चारों इसके क्या है, फैक्टर्स है। तो ये तो बात हो गई फैक्टर्स की। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज का मतलब होता है कि 8 8 की जब आप टेबल बोलोगे तो 8 के बाद में आता है 16। मतलब 8 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे, 8 की टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो सब 8 के क्या होते हैं, मल्टीप्लाइज। वो सब क्या होते हैं, 8 के मल्टीप्लाइज। मतलब 8 को आप जितनी बार मल्टीप्लाइज करते रहोगे, मतलब 8 को जब आगे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके होते हैं मल्टीप्लाइज। मतलब 8 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो सब 8 के मल्टीप्लाइज होते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिस नंबर की टेबल में 8 आता है, जिस नंबर की टेबल में 8 आता है
2 की टेबल में 8 आ रहा है, 4 की टेबल में 8 आ रहा है, 8 की टेबल में 8 आ रहा है, तो ये 1 2 4 और 5 ये 8 है, जो इस 8 के क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। और 8 की टेबल में क्या क्या आ रहा है, 8 की टेबल में क्या क्या आ रहा है, वो सभी इसके क्या हो गए मल्टीप्लाइज हो गए। तो ये डिफरेंस होता है मल्टीप्लाइज और फैक्टर्स में। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 16, तो 16 के फैक्टर हो जाएंगे, 16 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। तो 1 2 4 8 और 16 ये चार ये जो पांच है, ये पांचों इसके क्या है फैक्टर्स है, ये पांचों इसके क्या है फैक्टर्स है। मतलब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 1, तो इस तरीके से मैंने ये क्या कर दिए टुकड़े कर दिए, मल्टीप्लाई के रूप में इसके टुकड़े कर दिए। भाई इसकी भी वैल्यू 16, इसकी भी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 16, तो मैंने मल्टीप्लाई के रूप में इसके टुकड़े कर दिए, तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, ये 16 के क्या हो गए फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 16 के मल्टीप्लाइज क्या होंगे, 16 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो सब 16 के क्या होंगे मल्टीप्लाइज होंगे। जो 16 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो सब उसके क्या हो गए मल्टीप्लाइज हो गए। तो ये होता है फैक्टर और ये होता है मल्टीप्लाइज। ठीक है, इसके बाद में है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो ये जो वर्ड ये है एलसीएम और एचसीएफ, ये आपने शायद मतलब 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बाद में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, तो अपन वापस से इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का बेसिक है, एलसीएम और एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एलसीएम की, सबसे पहले बात करते हैं अपन एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, ठीक है, ये होता है एलसीएम। अब ये होता क्या है, और एचसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे एम और एफ की बात करते हैं, एम और एफ। अभी अभी मैंने आपको बताया फैक्टर और मल्टीप्लाइज, तो यहाँ पे एचसीएफ में आता है फैक्टर और एलसीएम में आता है मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई। इसकी बात करते हैं, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज इसकी बात अपन करते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज का मतलब हो गया कि जैसे मान लो एलसीएम और एचसीएफ की बात करें अपन, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, ठीक है। सबसे पहले अपन एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं वो देखो, जैसे मान लो कि ये जैसे मान लो मैंने लिया 16 और 24, ठीक है। 16 थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, 4 एंड 8, 4 की टेबल क्या होगी, ये 4 के मल्टीप्लाइज हो गए। 8 में क्या होगा, ये 8 के मल्टीप्लाइज हो गए। अब यहां पे बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो सबसे छोटा, सबसे छोटा देखो ये 4 के मल्टीप्लाइज हो गए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइज। जैसे एलसीएम की बात होती है तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए मल्टीप्लाइज, मतलब जिस भी अपने को पूछ रहा है उसकी टेबल अपने को दिमाग में आ जानी चाहिए। तो एलसीएम के बारे में बोल रहा है वो मल्टीप्लाइज, यहाँ पे एम की एम आ रहा है एलसीएम, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइज। मतलब 4 के मल्टीप्लाइज ये हो गए और 8 के मल्टीप्लाइज ये हो गए। अब बात करते हैं कॉमन, मतलब इसमें जो कॉमन, मतलब 4 की टेबल में और 8 की टेबल में कॉमन क्या है, देखो 4 की टेबल में कॉमन 8 में है, 8 भी है,
4 में 16 भी है और 16 भी है, 24 भी है और 24 भी है, ये कॉमन है। लेकिन इन कॉमन में सबसे क्या होगा, लीस्ट, जो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा, क्योंकि सबसे बड़ा तो कितना भी हो सकता है, क्योंकि 4 की टेबल तो क्या होती है, इनफाइनाइट चलती रहेगी। 8 की टेबल भी क्या होगी, इनफाइनाइट चलेगी। तो सबसे बड़े की तो अपन, मतलब सबसे बड़ा तो अपन फाइंड कर ही नहीं सकते भाई, सबसे बड़ा मल्टीप्लाइज तो अपन फाइंड कर ही नहीं सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे छोटा कॉमन। तो देखो इसमें क्या है, सबसे छोटा कॉमन जब अपन करेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, 8 है और यहाँ पे भी क्या है, 8 है। ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाइज है। ये मतलब 4 की टेबल में भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और 8 की टेबल में भी 8 आ रहा है। ये सबसे छोटा वो मल्टीप्लाइज है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। ये सबसे छोटा वो मल्टीप्लाइज है जो दोनों की टेबल में आ रहा है, मतलब दोनों की टेबल में क्या है, ये कॉमन है। ये दोनों की टेबल में क्या है, कॉमन है 8। तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीप्लाइज। ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीप्लाइज। और कॉमन मल्टीप्लाइज में कौन सा है, ये सबसे छोटा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है। अब इस एलसीएम को, ये तो एक अपना मतलब देसी तरीका था। एलसीएम को अपन फाइंड कैसे करेंगे, तो एलसीएम को जब अपन फाइंड करेंगे तो अपन करते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब उसके फैक्टर निकाल के उसके बाद में अपन क्या करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास है 4, ठीक है। 4 के मैंने फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और 8 है मेरे पास, तो 8 के मैंने मल्टीप्लाई किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इसके फैक्टर हो गए। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और मल्टीप्लाई 1, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1। 1 तो सभी का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 1। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 1। ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब हो गया मल्टीप्लाइज। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाइज। मल्टीप्लाइज मतलब जो 4 की और 8 की दोनों की टेबल में आ रहा हो और जो सबसे छोटा हो। तो देखो इसमें क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो यहां पे देखो इसमें भी 2 की पावर 2 है, इसमें भी क्या है, 2 की पावर 2 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। सॉरी, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है 9 और मेरे पास है 15, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, कॉमन मल्टीप्लाइज निकालना है, लीस्ट एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 9 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे अपन। ये 9 है, 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया, ठीक है। तो 9 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार 15 के अपने को निकालना है, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड किया क्या आ गया 1। तो 15 के क्या हो गए 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 9 और 15 में क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में होगा कि आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5। इसमें 5 नहीं है तो इसमें भी अपन क्या कर लेंगे, 5, इसकी है 5 की पावर, इसमें 5 नहीं है तो इसमें आ जाएगा 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1।
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई में 1 करूंगा तो भी वही बात है, और 5 की और 0 करूंगा तो भी वही बात है। तो जब अपने को एलसीएम निकालना होता है तो अपन इसमें एम है, एम का मतलब हो गया मैक्सिमम, एम का मतलब यहाँ पे अगर अपने को उस तरीके से निकालना है कि पहले इसकी टेबल लिखेंगे, इसकी टेबल लिखेंगे, तो अपन एम का मतलब क्या लेंगे, मल्टीप्लाइज, मतलब कॉमन मल्टीप्लाइज। इसमें अपन लेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर, तो इसमें 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, ठीक है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो अपन यहां पे ले लेंगे, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम के लिए अपन क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर, एलसीएम के लिए क्या लेंगे अपन, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 45। अगर अपने को उस तरीके से निकालना है तो सबसे पहले देखो क्या होगा, 9 की जो टेबल है, 9 की टेबल मतलब 9 के जो मल्टीप्लाई है वो क्या होंगे, ये 9 के मल्टीप्लाइज हो गए। इसके बाद में 15 है, इसके बाद में 15 है, तो 15 के क्या होंगे, हाँ अब देखो अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाइज, मतलब इन दोनों में जो कॉमन मल्टीप्लाइज है, देखो ये इसके सारे मल्टीप्लाइज हो गए और ये इसके मल्टीप्लाइज हो गए। सबसे पहले अपन कॉमन देखना स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, और 45 इसमें भी आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 45 आ रहा है और यहाँ पे भी 45 आ रहा है। सबसे छोटा इसमें जो इसके जो मल्टीप्लाइज है, मतलब इसकी जो टेबल है उसमें सबसे छोटा 45 है, इसमें भी जो 45 है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब जो 45 है वो 45 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है, सबसे छोटा है, और दोनों में क्या है, जो कॉमन है। तो ये इसका क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, मतलब ये इसका हो गया एलसीएम, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की, अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। तो एचसीएफ में देखो क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एफ का मतलब हो गया फैक्टर, और एच और सी का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। अब इसमें बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स की मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने लिया 16 और मैंने लिया 18, मैंने लिया 16 और मैंने लिया 18। 16 के अगर मैं फैक्टर करूं तो देखो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, मैंने 2 से डिवाइड किया, आ गया 8, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4, फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 1, ठीक है। तो 16 के जो फैक्टर हो गए, सॉरी 2 से डिवाइड किया आ गया 2, और फिर 2 से डिवाइड किया आ गया 1। तो मैंने 16 के जो फैक्टर किए वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4, मतलब हो गया 2 की पावर 4। इसी प्रकार में 18 के मल्टीप्लाई 18 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया 1, मतलब इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 की पावर 0, यहाँ पे कर लेंगे 3 की पावर 0। अब जब कभी भी आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या होगा कि इनमें देखो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो फैक्टर है उन फैक्टर में अपने को कॉमन देखना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2, इस 2 के अलावा इसमें 2 है लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बार है, इसमें दूसरी बार 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 2 आया, तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हो गया 2।
एचसीएफ हो गया 2। या फिर ये कह सकते हैं कि अपने को इस तरीके से निकालना है, तो देखो मल्टीप्लाई में अपन ने क्या लिया था, मल्टीप्लाई में अपन ने हाईएस्ट पावर ली थी, मल्टीप्लाई में क्या ली थी, हाईएस्ट पावर, और इसमें लेंगे अपन सबसे लोवेस्ट पावर, मतलब सबसे कम पावर। तो देखो 2 की सबसे कम मैक्सिमम, सबसे मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1। तो देखो एचसीएफ, अगर अपन इस फॉर्म में अगर इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो देखो 2 की मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, और 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, और 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे भी एचसीएफ क्या आ रहा है 2, और इस तरीके से भी एचसीएफ क्या आ रहा है 2। इस तरीके से अपन एचसीएफ क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। या तो दोनों का अपन क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो दोनों में सबसे कम पावर, सबसे मिनिमम जो पावर है, सबसे जो मिनिमम पावर है, जो मतलब जो हाईएस्ट कॉमन, ये देखो इन दोनों में से सबसे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 2 सिर्फ एक ही बार कॉमन आ रहा है, 2 केवल एक ही बार कॉमन आ रहा है। इसमें 3 नहीं आ रहा है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन 3 कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ कॉमन क्या है, 2। मतलब हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा बार 2 कॉमन कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए मान लो सपोज यहाँ पे 2 और होता तो एक बार कॉमन और आता, तो एक बार कॉमन ये हो गया, दूसरी बार कॉमन ये हो गया, तो वो दोनों ही एक एक बार ले लेते और वो उसका क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ एक ही बार है, और वो क्या है, 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2। और अगर पावर की बात करें तो दोनों में मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, एक ही बार, दोनों में मिनिमम क्या है, 2 की पावर 1, और 3 में क्या है, 3 की पावर 0। इस तरीके से इसका क्या निकाल लेंगे अपन, एलसीएफ एचसीएफ निकाल लेंगे। अब इसके बाद में है अगला जो टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड 2 गिवन नंबर्स। मतलब आपको अगर कोई 2 नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, आपके पास क्या है कि 2 नंबर गिवन है और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। ठीक है भाई, 2 नंबर है आपके पास और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या है कि मान लो कि मेरे पास 2 नंबर है, मेरे पास क्या है, 2 नंबर है ए एंड बी। ये मेरे पास कोई 2 नंबर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 2 नंबर है। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम और जो एचसीएफ होता है, उनमें उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मेरे पास 2 नंबर है, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, ए एंड बी, देन एंड ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी आर गिवन। मतलब ए और बी 2 नंबर है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ उनका गिवन है, तो उनमें जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट, मतलब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ए और बी, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी। मतलब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब दोनों नंबर के प्रोडक्ट का इक्वल उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। मतलब दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है।
ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में है एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब समझेंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को अपन प्राइम नंबर के रूप में उसके क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। मतलब कोई भी नंबर है, उस नंबर को अपन प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो भी नंबर है उस नंबर का अपन प्राइम फैक्टर, उस नंबर की अपन क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। उसी मेथड से अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन एलसीएम निकालेंगे 8। तो सबसे पहले अपन 8 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 का प्राइम फैक्टर करने के लिए इस तरीके से, इसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टर। इसको अपन क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। देखो 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 4, फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2, और फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1। ठीक है, इस तरीके से 8 जो है, 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं 2 की पावर 3। इसी प्रकार अपन किसका निकालेंगे, 20 का निकालेंगे। तो देखो 20 का अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 10, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 1। तो इसका मतलब 20 की जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 दो बार मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 5 एक ही बार है। अब देखो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन इसका क्या क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब अपने को क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे अपन 8 और 20 का। 8 एंड 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एम का मतलब यहाँ पे एम आ गया, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। जब एम आएगा, एम का मतलब हो गया मैक्सिमम, एम का मतलब हो गया मैक्सिमम। मतलब आपको इन दोनों में जो भी प्राइम फैक्टर है, उन प्राइम फैक्टर की सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है। जब एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर, एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम पावर। ये हमेशा दिमाग में रखना है। एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर, एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम पावर। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें 2 की मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, 2 की पावर 3। देखो ये दोनों में मैक्सिमम क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसमें मैक्सिमम क्या है, एक मैक्सिमम ये हो गई, और 5 में मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 1। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसको अगर सोल्व करना चाहे तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो ये इसका एलसीएम क्या आ गया, ये। अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो देखो एचसीएफ निकालेंगे अपन 8 एंड 20 का। तो इसमें क्या होगा, देखो एचसीएफ में क्या करते हैं अपन, सबसे मिनिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2। 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2। ये सबसे मिनिमम पावर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और 5 में मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसको सोल्व करना चाहे तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। इसका मतलब हो गया 4। तो ये तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ, और ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। ये तो क्या हो गया, एचसीएफ, और ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम तो हो गया 40 और एचसीएफ हो गया 4। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब कि जो भी अपने को नंबर दे रखा है, उस नंबर को अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे और एचसीएफ के लिए भी मिनिमम पावर कॉमन लेंगे। तो इनमें जो मिनिमम पावर है वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, और इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो इससे तो आ जाएगा एलसीएम और इससे आ जाएगा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120।
देखो अपने पास है नंबर है, अपने पास क्या क्या है, नंबर है 6। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 3, फिर 3 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 1। इसके बाद में है 72, तो 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 36, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 18, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 9, फिर 3 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 3, और फिर 3 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 1। इसी प्रकार 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया यहाँ पे आ गया 60, 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, और फिर 5 से डिवाइड किया 1। इसका मतलब क्या हुआ, 6 को मैं क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखो इसमें एक बार ये मैं इधर लिख लेता हूं, जगह कम है। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, जो 6 है मैंने 6 को लिखा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। जो 72 है मैंने इसको लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। और 120 है, इसको मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे 2 3 2 3, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 0, और यहाँ पे भी आएगा 5 की पावर 0। ठीक है, सब में 235 235 हो गया। अब अपने को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अपने को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे एलसीएम 6 72 एंड 120। इनका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि आपको मैक्सिमम पावर लेनी है, मतलब अपने प्राइम फैक्टर में, मतलब इसके फैक्टराइजेशन करने में जो भी प्राइम नंबर आए हैं उसमें सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है सभी की। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 3। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है और 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 2 की पावर 3। मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 1। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। 6 72 और 120, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए अपन क्या लेंगे, मिनिमम पावर। एचसीएफ के लिए अपन क्या लेंगे, मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर क्या होगी, देखो मिनिमम पावर 2 की, यहाँ पे मिनिमम पावर इसमें 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, ये इसकी मिनिमम पावर है। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 में मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई, और 5 में मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 0। देखो ये मिनिमम पावर है, इसमें ये और ये क्या थी, मिनिमम पावर, और इसमें 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 0। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ। ये तो हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया इसका एचसीएफ। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसका आ गया एचसीएफ। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1,
तो यहाँ पे आ गया 6, ये क्या आ गया 6 आ गया। ये कितना आ गया 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, यहाँ पे आ गया 360, यहाँ पे क्या आ गया 360। तो 360 तो आ गया इसका एलसीएम और 6 इसका क्या आ गया एचसीएफ। इस तरीके से अपन इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद में है ये क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको समझना है। सबसे पहले देखो ये बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक क्या है सर्कुलर पाथ है, जिसके चारों तरफ क्या है एक सर्कुलर पाथ है। मतलब एक वो फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या एक सर्कुलर पाथ है। ये फील्ड है जिसके चारों तरफ देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या है एक सर्कुलर पाथ है। इसके बीच में क्या है स्पोर्ट्स फील्ड, इसके बीच में क्या है स्पोर्ट्स फील्ड, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड, मतलब जो सोनिया है, मतलब जो सोनिया है वो क्या करती है, जो सोनिया है वो क्या करती है, सोनिया क्या करती है, सोनिया है जो 18 मिनट में इसका एक चक्कर पूरा कर लेती है। सोनिया क्या करती है 18 मिनट में इसका एक चक्कर पूरा कर लेती है। सोनिया क्या करती है 18 मिनट में इसका एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है, जो रवि है वो रवि क्या कर रहा है कि 12 मिनट में, रवि क्या कर रहा है 12 मिनट में इसका एक राउंड पूरा करता है। देखो सोनिया है वो 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है और जो रवि है वो 12 मिनट में एक राउंड पूरा करता है। सपोज दे बोथ स्टार एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, आपको क्या सपोज करना है कि दोनों ने सिर्फ एक ही डिस्टेंस से, मतलब एक ही पॉइंट से, ये समझ लो कि दोनों ने इसी पॉइंट से क्या किया भागना स्टार्ट किया और सेम समय पे, मतलब एक ही टाइम पे और एक ही पॉइंट से उन दोनों ने क्या किया भागना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब सोनिया और रवि इसी पॉइंट से क्या कर रहे हैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर, मतलब इसके चारों तरफ राउंड लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं भाग रहे हैं। ये समझ लो दोनों इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं भाग रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको यह बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट के बाद में दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। जब दोनों एक जगह से भाग रहे हैं, एक ही पॉइंट से भाग रहे हैं, इस वाले पॉइंट से दोनों भाग रहे हैं, इस पॉइंट से जब दोनों एक जगह पे है, जब वो इस पॉइंट से भाग रहे हैं तो एक जगह पर है। ठीक है, अब ये भागते 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 वापस से एक पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि वो कितने समय के बाद में इस पॉइंट पे वापस से कितने समय के बाद में एक ही पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब ये मिलेंगे तो इनका जो समय है, इनका जो टाइम है वो 18 मिनट और 12 मिनट का है, इससे कम है या ज्यादा है। आपको क्या देखना है कि इनके जो मिलने का जो टाइम होगा वो 18 मिनट या 12 मिनट से कम होगा या 18 और 12 मिनट से ज्यादा होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, और ये किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा इस क्वेश्चन से। देखो कैसे पता कर रहा है, देखो ये अपना एक राउंड पूरा 18 मिनट में भाग रहा है और ये अपना एक राउंड पूरा 12 मिनट में भाग रहा है। ये समझ लो, मैं एक बार मान लेता हूं कि ये दोनों 15 मिनट में, या सॉरी ये दोनों 8 मिनट के बाद में एक जगह पे मिलते हैं। दोनों क्या करते हैं 8 मिनट के बाद में एक जगह पे मिलते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं है। देखो क्यों नहीं है, 8 मिनट के बाद में, जब एक बात बताओ, ये अपना पूरा राउंड ही, जब सोनिया अपना पूरा राउंड ये 18 मिनट में करेगी, ठीक है भाई, ये 18 मिनट में कर रही है और ये 12 मिनट में कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोनिया थोड़ा तेज भाग रही है और रवि थोड़ा धीरे भाग रहा है, क्योंकि एक राउंड 12 मिनट में, सॉरी सोनिया थोड़ा धीरे भाग रही है और रवि थोड़ा तेज भाग रहा है, क्योंकि रवि ने तो क्या किया 12 मिनट में ही राउंड को पूरा कर लिया और सोनिया ने 18 मिनट लगाए। इसका मतलब सोनिया धीरे भाग रही है और रवि तेज भाग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों 8 ही मिनट में एक जगह पे मिलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? देखो 8 मिनट में जब दोनों कैसे मिल सकते हैं कि जब इसका एक राउंड ही 18 मिनट में पूरा हो रहा है और इसका 12 मिनट में ही पूरा राउंड हो रहा है। जब राउंड ही पूरा नहीं हुआ तो उससे पहले वो मिल कैसे सकते हैं? क्योंकि ये 18 मिनट, क्योंकि ये क्या है, धीरे भाग रही है और ये क्या है, तेज भाग रही है। तेज भाग रहे है तो पहले ही आगे निकल जाएगा। और ये भाई 12 मिनट में तो ये अपना राउंड ही पूरा कर रहा है और ये 18 मिनट में पूरा कर, तो 8 मिनट में कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मान लो कि दोनों 15 मिनट में एक जगह पे मिल रहे हैं। सपोज दैट कि दोनों क्या करते हैं, 15 मिनट में एक जगह, 15 मिनट के बाद में एक जगह पे मिल रहे हैं। तो देखो 15 मिनट, जब ये अपना पूरा राउंड, सोनिया अपना पूरा राउंड 18 मिनट में कर रही है, ठीक है, और ये 12 मिनट में कर रही है, तो दोनों 15 मिनट में कैसे मिलेंगे? भाई इसका एक राउंड ही 18 मिनट में हो रहा है और इसका एक राउंड ही 12 मिनट में हो रहा है। भाई ये तो 12 मिनट में राउंड पूरा हो गया, 12 मिनट के बाद में ये तो और आगे भाग जाएगा। अरे भाई 15 मिनट के लिए तो 12 मिनट भागने के बाद ये तो और भी आगे चला जाएगा और इसका तो एक राउंड ही पूरा नहीं हुआ। अरे भाई ये 12 मिनट में ही एक राउंड करके ये तो और भाग जाएगा और इसका तो अभी तक एक राउंड ही पूरा नहीं हुआ। भाई ये समझ लो कि रवि ने यहाँ पे रवि के आते ही 12 मिनट हो गई, 12 मिनट के बाद में वो तो 3 मिनट में यहाँ पे आ गया रवि यहाँ पे आ गया। और जबकि ये जो ये है सोनिया तो क्या है, अभी तक यहाँ पे ही पहुंची है। भाई सोनिया तो अभी तक यहाँ पे पहुंची है, यहाँ पे पहुंचने में तो उसको 18 मिनट लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो 12 मिनट कंप्लीट हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, 12 मिनट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे रवि की 12 मिनट कंप्लीट हो गई, रवि ने 12 मिनट कंप्लीट करते यहाँ पे आ गया। लेकिन सोनिया की तो 18 मिनट अभी तक हुई नहीं, सोनिया की तो 12 मिनट यहाँ पे हुई है। अब 12 मिनट में 15 मिनट की बात करते हैं तो 15 मिनट में 12 + 3 तो 3 मिनट में ये तो रवि तो यहाँ पे आ गया, लेकिन 3 मिनट में ये तो यहाँ पे आएगी। भाई ये तो 3 मिनट में थोड़ा आगे तो आएगी ना, तो मतलब नहीं मिलेंगे। मतलब जब तक इनका एक राउंड पूरा नहीं होगा उससे पहले तो ये कभी मिल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों के वापस मिलने का जो टाइम आएगा, दोबारा मिलने का जो टाइम आएगा, वो क्या होगा, इन दोनों से तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। अब इन दोनों से ज्यादा होगा तो देखो आपको क्या करना है, जब टाइम इन दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो, हाँ, आपको करना है इसका एलसीएम, मैक्सिमम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। मतलब इसका जो मल्टीप्लाइज है 18 की टेबल में और 12 की टेबल में, देखो 18 की टेबल में जो भी 18 की टेबल आएगी, ये मान लो 18 है, 18 की टेबल क्या होगी, ये 18 की टेबल हो गई। बस ठीक है, जब ज्यादा की बात होती है कि इन दोनों से ज्यादा, तो आपको निकालना है एलसीएम, और जब इन दोनों से कम की बात हो तो आपको निकालना है एचसीएफ। जब अगर बात हो कि भाई इससे कम टाइम में, अगर दोनों कम टाइम में मिलते तो अपने को एचसीएफ निकालते, अगर इससे ज्यादा टाइम में मिल रहे तो अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 18 की टेबल है, 18 की टेबल ऐसे चलिए, 18 के बाद में ये 36 मिनट, 36 मिनट के बाद में 54 मिनट, 54 मिनट के बाद में 72 मिनट, 72 मिनट के बाद में 90 मिनट। मतलब जब 18 मिनट से दूसरा राउंड होगा तो उसको 36 मिनट हो जाएगी, जब तीसरा राउंड होगा तो 54 मिनट हो जाएगी, जब चौथा राउंड होगा तो 72 मिनट हो जाएगी। ये तो किसकी है, सोनिया की। और रवि का क्या है कि रवि का एक राउंड होता है 12 मिनट में, दूसरा राउंड कितने मिनट में होगा, 24 मिनट में, तीसरा राउंड कितने मिनट में होगा, 36 मिनट में। 12 और 8 होते जाएंगे ना भाई, 18 मिनट में एक राउंड होता है, यहाँ पे तो हो गया एक राउंड कंप्लीट, यहाँ पे क्या हो गया, एक राउंड कंप्लीट। ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया, ये चौथा राउंड कंप्लीट हो गया, ये पांचवा राउंड कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार इसका पहला राउंड हो गया, इसका दूसरा राउंड हो गया, इसका तीसरा राउंड हो गया, इसका चौथा राउंड हो गया और इसका पांचवा राउंड हो गया। ये राउंड है, ये क्या है, इसके राउंड है। ठीक है, ये सोनिया का एक राउंड, सोनिया का सेकंड राउंड, सोनिया का थर्ड राउंड, मतलब तीसरे राउंड में, और ये चौथे राउंड में, पांच राउंड में। इसी प्रकार ये रवि का राउंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक राउंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एक राउंड, दूसरे राउंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये इतनी डिस्टेंस करेगा, और तीसरे राउंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब एक बात बताओ, जब सोनिया 2 राउंड करती है तो रवि कितने राउंड कर लेता है, 3 राउंड कर लेता है। जब सोनिया अपने 2 राउंड कंप्लीट कर लेती है, उतनी देर में रवि क्या कर लेता है, 3 राउंड कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे इसको कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट, और इसको भी कितना टाइम लग रहा है, 36
मिनट, मतलब दोनों का टाइम सेम है। मतलब इस मिनट में भाई 36 मिनट में ये 3 राउंड करता है और 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड ही कर पाती है। तो मतलब कितने मिनट के बाद में दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे? 36 मिनट के बाद में, 36 मिनट के बाद में दोनों क्या करेंगे? एक जगह पे मिल जाएगी। तो आपको कैसे फाइंड करना है, वही तरीका है फाइंड करने का। मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 18 और 12, एक तो 18, इसका अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से नहीं 3 से, और 9 2 से डिवाइड थोड़ी होता है, यहाँ पे 9 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। 18 का क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 12 का क्या हुआ? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब दोनों का अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12, तो एलसीएम, एलसीएम मतलब मैक्सिमम पावर। इसमें देखो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की मैक्सिमम पावर है 3। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 2। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 2। ये 2 की मैक्सिमम पावर है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 36 मिनट। 36 मिनट, मतलब दोनों कितनी मिनट के बाद में एक साथ मिलेंगे? 36 मिनट के बाद में दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, गिवन द एचसीएफ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है, और दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। फाइंड द एलसीएम, दोनों का क्या फाइंड करना है? एलसीएम अपने को फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ 306657 कितना है? 9। कितना है? 9। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। दोनों का क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी अपने को दो नंबर दे रखे हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ अपने को दे रखा है, तो अपने पास एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब आप इसको ए ले लो, ये तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी। ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो मैंने क्या बताया था कि ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या हो गया? 306 मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या हुआ? 657 इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है? दोनों का फाइंड करना है। यहां पे तो आ जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ क्या दे रखा है? दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9। दोनों का क्या दे रखा है? 9। तो अब 9 का अपन इधर क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एलसीएम क्या होगा? 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम, ये 9 से क्रॉस हो जाएगा। देखो कैसे? 9 से इसको काटेंगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, रिमाइंडर बच गया 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 657, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई
कर देना है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं इधर बताता हूं आपको, इधर 0 3 4, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 28, 28 का 8, कैरी आ गई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, पांचों का 20 प्लस 7 या 21, 20 प्लस 41, 41 प्लस 2 43, 43 का 3, कैरी आ गया 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, ये आ गया 0, ये आ गया 24 और ये आ गया 15। तो 6 चौका 24 प्लस 15, 24 प्लस 15, 24 और 10 34 और 5 39, 39 और 4 कितना हुआ 43, 43 की 3, कैरी आ गई 4। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो ये आ गया 0 और 18, 18 प्लस 4 22, कैरी आ गई 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 2, ये आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 2 3 3 8। ये इसका क्या आ गया एलसीएम, ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक की फंडामेंटल जो थ्योरम है वो क्या है, देखो फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है, आपको बता दूं कंपोजिट नंबर क्या होता है, वह नंबर जिसके दो के अतिरिक्त मतलब दो से भी ज्यादा, मतलब ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा कौन से दो से ज्यादा, कि जैसे मान लो 8 है, 8 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 8, मतलब खुद के और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा कोई और भी फैक्टर हो, कोई और भी फैक्टर हो, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 4, मतलब खुद के और 8 के अलावा 2 और 4 भी इसके क्या है फैक्टर है, 2 और 4 भी इसके क्या है फैक्टर है। मतलब मैंने क्या बताया, दो से ज्यादा, एक और दो, मतलब खुद से और एक के अलावा, तो खुद और एक कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर हो गए। तो उन दोनों फैक्टर के अलावा, इन दोनों फैक्टर के अलावा कोई और भी फैक्टर हो, मतलब मैक्सिमम दो फैक्टर से ज्यादा, मतलब इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा इसके फैक्टर है, कितने, दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा कौन से दो, खुद और एक, मतलब जिसका खुद के और एक के अलावा कोई अन्य और कोई दूसरा भी फैक्टर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि खुद के और एक के अलावा इसके और भी क्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको अपन एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज के रूप में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में उसको अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज्ड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे 8 है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस्ड, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको क्या कर सकते हैं अपन, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। मतलब कैसे कि मैंने 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। इसका मतलब 8 को मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर, ये तीनों क्या है प्राइम नंबर। तो मैंने इस 8 जो एक कंपोजिट नंबर है 8, इस 8 को मैंने तीन प्राइम नंबर मतलब
तीन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, आज आगे क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओक्योर। मतलब इस प्राइम फैक्टर, ये जो प्राइम फैक्टर के मैंने ये प्राइम फैक्टर किए, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल में कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं एक बार। मैं एग्जांपल मैंने लिया 18 एग्जांपल लिया, तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2, 9, 3, 3 और 3। ठीक है, अब 18 है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं 3, 6, 3, 2, 2 और 1, ऐसे भी कर सकता हूं। इधर मैंने क्या लिखा, इधर 18 जो है, इधर 18 क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इधर जो 18 है वो हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, इसका मतलब क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओक्योर। मतलब इस प्राइम फैक्टर के जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो प्राइम नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है। अब ये जो इसका मतलब क्या है, देखो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कि जैसे मान लो 20 है, ठीक है, मैंने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे आ गया 10, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। मतलब जो 20 है, इस 20 को मैंने क्या लिखा, इस 20 को मैंने लिखा 2, इस 20 को लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका मतलब क्या है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है, मतलब इस टाइप का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है ये एक यूनिक है। ये क्या है, एक यूनिक है। यूनिक का मतलब है कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो इस 20 के अलावा किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिक फैक्टराइजेशन। ये क्या है, एक यूनिक फैक्टराइजेशन है, ये सिर्फ इस 20 के अलावा और किसी नंबर का नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो फैक्टराइजेशन किया मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये किसी भी और नंबर का नहीं हो सकता। अब दोबारा देखो, एवरी कंपोजिट नंबर, ये 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, मतलब फैक्टराइज्ड के रूप में एक्सप्रेस कर लिया अपन ने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्या है, प्रोडक्ट किसका, प्राइम नंबर। देखो 2, 2 और 5 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको अपन ने क्या किया, इस कंपोजिट नंबर को अपन ने प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। जो प्राइम फैक्टर है उसके प्रोडक्ट के रूप में इसको क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। एंड ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है ये एक यूनिक है, मतलब ये जो मतलब फैक्टराइजेशन है ये इस 20 के अलावा, इस 20 के अलावा किसी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता। ये सिर्फ 20 का ही होगा, किसी दूसरे नंबर का नहीं होगा। इसके बाद में अगर आप इसमें ये जो ऑर्डर है, इसका ये जो ऑर्डर आया है, इसका ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो। ये ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस 5 को पहले लिखो या इन 2 को आप बाद में लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन का आप ऑर्डर करोगे तो भी ये क्या रहेगा, यूनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 या 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये तीनों एक ही है। और ये तीनों फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। ये 20 के अलावा किसी दूसरे नंबर के नहीं हो सकते, और इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका फैक्टर प्राइम, जो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में अपन ने इसको एक्सपेक्ट किया, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक,
मतलब इसका मतलब ये वही हुआ कि एक नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, यूनिक होता है। एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, और इसके मतलब इसके जो फैक्टर के जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सो, लेकिन वो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। चाहे ऑर्डर कैसा ही हो लेकिन हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस करोगे तो वो क्या रहेगा, एक यूनिक रहेगा। मतलब वो उसके अलावा किसी दूसरे नंबर का फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ये एक फंडामेंटल अपनी क्या है, थ्योरम है। अब इसी थ्योरम बेस पे एक क्वेश्चन है, तो अगला अपना जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है, देखो ये बोल रहा है कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये क्या है, ये क्या बवाल है, क्वेश्चन समझ में। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया, तो देखो कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n, मतलब आपको क्या करना है, एक 4 की पावर n, 4 की पावर n, 4 की पावर n एक नंबर को कंसीडर करना है कि 4 की पावर n ये कोई नंबर है, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। वहां पे ये जो n दिख रहा है आपको, ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आगे क्या है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब इस n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू n फॉर, देखो एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब इस n की जगह पे कोई भी वैल्यू, ठीक है, फोर विच n की 4 की पावर n, इस 4 की पावर n में जो n है उस n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो एंड विथ द डिजिट 0। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो 4 की पावर n है, ठीक है, मैंने इसमें सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट किया, n की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया, ठीक है। तो जब n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 1, इसका मतलब आ गया 4। फिर मान लो मैंने n की जगह 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, n 4 की पावर 2, मतलब आ गया 16। फिर n इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, मतलब 4 की पावर 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 64, ठीक है, इसका मतलब आ गया 64। मतलब ये क्या बोल रहा है कि n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर, तो कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, तो आपको ये चेक करना है कि n की जगह क्या अपन नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या उसका लास्ट का डिजिट 0 आएगा, मतलब एंड विथ, क्या मतलब उसका जो एंड होगा, मतलब उसकी वैल्यू का जो एंड होगा। देखो इसमें एंड में क्या आ रहा है 4, इसके एंड में क्या आ रहा है 6, इसके एंड में क्या आ रहा है 4। जैसे मान लो n इज इक्वल टू मैंने 4 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 256, क्या हो गया 256। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, इसमें एंड में 6 आ रहा है, इस एंड में 4 आ रहा है, इसके एंड में 6 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 1 2 3 4, मतलब आप जैसे पुट करोगे तो हर बार इस कंडीशन में हर बार क्या होगा, या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में 6 आएगा। देखो 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे चलता रहेगा। मतलब हर बार या तो आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, या तो लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। और ये क्या पूछ रहा है कि आपको ये चेक करना है कि क्या n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने से, n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने से, n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने से उसके लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, यह आपको चेक करना है। तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने समझाया है। अब देखो 0 कब आएगा, 0 कब आता है और कब आएगा मैं आपको बता दूं। तो अपन फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से इसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पे है 4 की पावर n, 4 की पावर n, तो अब 4 की पावर n, तो आपको क्या करना है, इस 4 को प्राइम फैक्टराइज के प्रोडक्ट के रूप में इसको क्या करना है,
तोड़ना है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और उसकी पावर कितनी है n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, इसकी पावर हो गई n, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n, मतलब यहां पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 2n आ रहा है, 2 की पावर क्या आ रहा है, 2n आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2n मतलब 2 के ऊपर कोई पावर है, 2 के ऊपर क्या है, कोई पावर है, 2 के ऊपर क्या है, कोई पावर है। इस n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 पे एंड होगी या नहीं होगी, उसकी वैल्यू 0 पे एंड होगी या नहीं होगी। तो यहां पे आ गया 2 की पावर 2n। अब मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी अगर किसी भी नंबर के कोई पावर, मतलब एंड कब होता है, अगर कोई भी नंबर, अगर 2 और 5 कोई भी नंबर, या फिर ये समझ लो कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में, देखो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2, 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पावर के, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट 0 कब आता है, कि जब कभी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 आता है, 2 और 5, सॉरी 5 आता है, अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 आता है, 5 और 2 दोनों, 5 और 2 दोनों, अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 और 2 दोनों आने चाहिए, क्या आने चाहिए, 5 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। तो यहां पे क्या है, 4 है, और 4 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2, यहां पे 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो जब तक 5 नहीं आएगा तब तक लास्ट का डिजिट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट 0 कब आएगा, कि जब अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं, तभी उसका लास्ट का नंबर क्या आएगा, लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि अपने पास 4 है, इस 4 का प्राइम फैक्टर, अगर इस 4 का प्राइम फैक्टर अगर अपन क्या होता, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूं आपको, एक और एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि जैसे मान लो 20 है, क्या है, 20, ठीक है, 20 की पावर n, यस, ये मान लो 20 है, इस 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ गया 2, 10, फिर 2, 5, फिर आ गया 5, और फिर आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 20 और उसके पावर लगी हुई है n, उसके पावर लगी हुई है n, अब आप n की जगह कुछ भी पुट करोगे, इस n की जगह कुछ भी पुट कर लो तो उसका लास्ट का डिजिट 0 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो n की जगह मैंने 1 पुट किया तो 20 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 20, और ये इसी प्रकार मैंने ये मान लो 20 की पावर 2, इसी के प्रकार 20 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, 400, इसका मतलब क्या हो गया, 400 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 8000। तो लास्ट में देखो 0 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसका लास्ट का डिजिट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 4 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो लास्ट का डिजिट है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ये तो सिर्फ मैंने समझाया है, या आपके लिखने का या करने का तरीका नहीं है। लिखने का या करने का तरीका क्या है वो इस आंसर में दे रखा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ द नंबर 4 की पावर n, इसका सॉल्यूशन है इफ द नंबर 4 की पावर n, यदि 4 के पावर n ये कोई नंबर है 4 एनी n, किसी भी n के लिए, वेयर टू एंड विथ द डिजिट 0, तो उसके डिजिट में उसके लास्ट का जो डिजिट है एंड 0 पे कब होगा, देन इज वुड बी
डिविजिबल बाई 5। अगर 4 की पावर n, 4n किसी भी n के लिए वेयर टू एंड विथ 0, मतलब अगर 4 की पावर n है और उसके एंड में अपने को 0 चाहिए है, तो वो कब होगा? जब वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब बात वही हो गई, 5 से डिविजिबल कौन होगा? जो 5 की टेबल में आएगा, या फिर जिसके प्राइम फैक्टर में क्या होगा? 5 होगा। तो वही क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। दैट इट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। तो 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? वुड कंटेन द प्राइम 5। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 की पावर n की वैल्यू क्या हो गई? 2 की पावर 2n। 2 की पावर 2n मतलब इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें ओनली सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। सो द यूनिकलेस, तो ये क्या है? एक यूनिकलेस है ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 की पावर n। so इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 की पावर 2n है, 2 की पावर 2n है, ये किसी और का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, किसी और नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि जो भी प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होता है। वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो ये एक यूनिक है, ये 2 की पावर 2n किसी और का नहीं हो सकता। मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। तो जब इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है तो इसका मतलब इसका एंड कभी 0 से हो भी नहीं सकता। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n विच 4 की पावर n एंड विथ द डिजिट्स 0। इसका मतलब जो 4 की पावर n है उसका लास्ट का डिजिट कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विथ द डिजिट 0। अब क्या बोल रहा है कि 6 की पावर जो n है क्या उस पे लास्ट में 0 आएगा? तो देखो 6 की पावर n ये दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है? 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर कितनी हो गई? n। इसकी पावर कितनी हो गई? n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के जो प्राइम फैक्टर है उस प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 6 के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। लेकिन मैंने बताया था कि जब तक प्राइम फैक्टर में 5 और 2 नहीं आएंगे तो उसका जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट है, एंड है, वो एंड कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 2 और 3 है, इसलिए इसका जो एंड है वो 0 पे नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 आता तो इसका मतलब इसका एंड किस पे होता? 0 पे होता। इसका जो आंसर है वो ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इसमें जो दे रखा है कि डिजिट 0 डिविजिबल बाई 5, दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की 6 की पावर n वुड कंटेन प्राइम 5, 2 एंड 3, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये, बस आपको क्या करना है? 2 और 3 लिखना है उसकी जगह, और सेम ऐसे ही आंसर करना है आपको। अब इसके बाद में चलते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं जो अपन ने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं रियल नंबर्स की। ये टॉपिक, ये जो रियल नंबर है वो अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो मैं वापस से एक बार आपको बता दूं, ये जरूरी है। देखो रियल नंबर, रियल नंबर दो टाइप के हो गए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, ये दो रियल नंबर, ठीक है। जो रेशनल नंबर है वो 3 टाइप के हो गए। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, और p एंड q ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। इरेशनल क्या होते हैं? जो p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जो इस फॉर्म में नहीं लिखे हुए होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4। मतलब जो नेचर में होता है, जो अपन ने बचपन में टेबल सीखी है, काउंटिंग सीखी है, सॉरी टेबल नहीं, काउंटिंग सीखी है, काउंटिंग 1 2 3 4 ये अपन ने बचपन में सीखी है। इसके बाद में होल नंबर क्या होता है कि इन नेचुरल नंबर्स में मैं अगर 0 को और मिला दूं, इन मतलब 0 1 2 3
4, तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। इसके बाद में है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इधर आ गया -1, -2, -3, -4, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल या होल नंबर मान लो, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है, इसको मैं वापस से आपको समझा देता हूं कि रेशनल नंबर कैन बी राइट, कैन बी रेशनल नंबर कैन बी राइट कैन बी राइट P अपॉन Q, कैन बी राइट P अपॉन Q, मतलब जिनको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पे दो कंडीशन होती है, क्या होती है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि कैन बी राइट P अपॉन Q, जिस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखा हुआ है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। दूसरी जो कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि P एंड Q, P एंड Q both are integers, या कोप्राइम नंबर। अब ये कोप्राइम क्या है ये मैं आगे बताऊंगा कि P और Q ये दोनों इंटीजर्स भी हो सकते हैं और ये दोनों कोप्राइम भी हो सकते हैं। अब ये कोप्राइम क्या है वो मैं आपको आगे, जब अब आगे थोड़ा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद में जो तीसरा है इसकी कंडीशन वो क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो तीसरी कंडीशन क्या है वो क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीन कंडीशन है तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। कैन बी राइट P अपॉन Q, कि जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरी कंडीशन कि P और Q बोथ आर इंटीजर्स, या फिर कोप्राइम, या तो इंटीजर्स हो सकते हैं या कोप्राइम भी हो सकते हैं, कोप्राइम हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है वो 0, Q है जो 0 नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2/3, -1/2, 5, 0, इस टाइप से। इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया। तो जैसे इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, P अपॉन Q बन जाएगा। ये P अपॉन Q, ये भी P अपॉन Q, ये भी P अपॉन Q, ये भी P अपॉन Q। ये दोनों क्या है, इंटीजर्स। 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 ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं, ये है सेकंड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट और ये है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव नहीं है। अरे नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव कौन नहीं है, अरे भाई जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं है। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जो नंबर पॉजिटिव नहीं है, जो नंबर पॉजिटिव नहीं है वो होता है नॉन पॉजिटिव। तो मतलब नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जो नेगेटिव नहीं है। भाई नॉन पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, जो पॉजिटिव, जो नंबर पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, तो भाई जो पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड 0, नेगेटिव एंड 0, मतलब ये सभी नेगेटिव एंड 0 वो किस में आ जाएगा, नॉन पॉजिटिव में। इसी प्रकार नॉन नेगेटिव क्या होंगे, जो नेगेटिव नहीं है। तो जो नेगेटिव नहीं है वो क्या होंगे, पॉजिटिव।
अरे भाई नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव कौन सी नहीं है, जो नेगेटिव है। इसका मतलब जो नेगेटिव है वो क्या आएंगे, नॉन पॉजिटिव। और जीरो, जीरो भी क्या है, एक नॉन पॉजिटिव। दूसरा नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव क्या होगा, जो नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव कौन से नहीं है, जो पॉजिटिव है। तो मतलब नॉन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है। मतलब जो पॉजिटिव है एंड जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव और जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है वो जीरो, जीरो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो जीरो है वो क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये एक नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो क्या है, एक नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये जीरो है। ठीक है, तो ये हो गए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। एक है प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं वे नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्वयं के और एक के अलावा, वे नंबर जिनका स्वयं के और एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो, जिनका स्वयं के और एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो। मैंने क्या कहा कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जैसे तीन है, प्राइम नंबर क्या होता है कि तीन है, तीन के मैंने फैक्टर किए, तीन मल्टीप्लाई वन। दो है, दो के मैंने फैक्टर किए, दो मल्टीप्लाई वन। फाइव है, फाइव के मैंने फैक्टर किए, फाइव मल्टीप्लाई वन। सेवन है, सेवन के मैंने फैक्टर किए, सेवन मल्टीप्लाई वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि दो है, इसके हो गए दो मल्टीप्लाई वन। फाइव है जिसके हो गए फाइव मल्टीप्लाई वन। सेवन है जिसके फैक्टर हो गए सेवन मल्टीप्लाई वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके जिनके खुद के और एक के अलावा, मतलब खुद के और स्वयं के और एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो, कोई और फैक्टर नहीं हो। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फैक्टर, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फैक्टर वो क्या होंगे, टू। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, टू। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फैक्टर क्या होंगे, टू। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फैक्टर, देखो इसमें मैक्सिमम कितने फैक्टर है, दो। 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 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स में कितने टोटल कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। और वो दो कौन कौन से होंगे, एक तो खुद होगा और एक वन होगा, एक तो खुद होगा और एक वन होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर मतलब फैक्टर्स की कितनी संख्या होगी, सिर्फ दो संख्या होगी। फैक्टर्स की सिर्फ कितनी संख्या होगी, दो संख्या होगी। और वो कौन सी होगी, एक तो खुद होगा और एक वन होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, दो होंगे, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके बाद में है को प्राइम नंबर, इसके बाद में है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर, यहां पे सिंगल नंबर की बात होती है। को प्राइम का मतलब हो गया, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस को प्राइम का, इस को प्राइम का, इस को प्राइम का इस प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। इस को प्राइम का इस प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे प्राइम नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम को रिलेट करता है। इस को प्राइम का इस प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। इस को प्राइम का इस प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब प्राइम नंबर मेरे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर हो गया टू। प्राइम नंबर क्या हो गया, टू। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, इस तरीके से ये सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें ये जो दो है, 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 वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। इसमें ये जो दो है वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, और बाकी सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। बाकी सभी प्राइम नंबर क्या होता है, ओड नंबर होता है। इस दो के अलावा बाकी सभी नंबर क्या है, ओड नंबर है, प्राइम नंबर है। बाकी ये दो एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है लेकिन प्राइम है। ठीक है, अब बात करते हैं को प्राइम की। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस को प्राइम में आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें इस प्राइम का इस प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये जो प्राइम है वो इस प्राइम को किसी भी प्रकार से रिलेट नहीं करता है। को प्राइम का मतलब हो गया, को प्राइम का मतलब यह है कि ऐसे दो नंबर का पेयर, ऐसे दो नंबर्स का पेयर, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1 हो। ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1 हो। मतलब HCF 1 और 2, इन दोनों का HCF कितना होगा, 1। HCF 2 और 3, 1। HCF 2 और 5, 1। HCF 3 और 5, 1। HCF 4 और 9, 1। HCF 9 और 16, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो नंबर का पेयर, ऐसे दो नंबर का पेयर, ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1। ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1। ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1। ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1। ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1। ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF कितना हो, 1। अब यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि एक नंबर इवन है, एक नंबर ओड है। एक नंबर इवन है, एक नंबर ओड है। एक नंबर ओड है, एक नंबर इवन है। यहाँ पे दोनों ही क्या है, ओड है। यहाँ पे एक ओड है, एक इवन है। यहाँ पे एक ओड है, एक इवन है। इसका मतलब क्या हो गया कि को प्राइम नंबर में क्या होता है, कि को प्राइम नंबर में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर ओड ही आए। एक ओड भी हो सकता है, एक इवन भी हो सकता है, या दोनों ओड नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी अपना नंबर का पेयर होगा उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। अब मैं आपको बात बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि P अपॉन Q रिलेटिव, वो सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या था कि रेशनल नंबर में क्या था, मैंने बताया था कि रेशनल नंबर होता है जिसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये जो P और Q है वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि एक के अलावा, मतलब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर का पेयर जिसका HCF 1 होता है। को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये को प्राइम कैसे हो सकते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया 14 अपॉन 4, 14 अपॉन 4। अब आप कहोगे कि सर 14 अपॉन 4 ये दोनों तो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों का HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों का HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन फिर भी ये क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। मैंने क्या बताया था कि ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो ये इंटीजर है, बिल्कुल है। यहाँ पे 4 की जगह 2 ले लो आप, तो क्या 4 ही ले लो, ठीक है, या 8 ले सकते हैं अपन, 8 ले लो, ठीक है। हाँ, अब देखो P अपॉन Q है, ये दोनों इंटीजर है, लेकिन इनका जो HCF है, इनका जो HCF है वो HCF क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैंने बताया था कि ये तो को प्राइम जब होंगे जब इनका HCF 1 होता है, लेकिन इनका HCF तो क्या आ रहा है, HCF, दोनों का HCF क्या आ रहा है,
दोनों का एचसीएफ आ रहा है 1, एचसीएफ क्या आ रहा है 1, एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये कोप्राइम नंबर है? बिल्कुल ये कोप्राइम है। कैसे है कोप्राइम? क्या अपन इसको छोटा कर सकते हैं? इसको मैंने 2 से काटा 7 आ गया, इसको मैंने 2 से काटा गया 4 आ गया। क्या अब ये दोनों कोप्राइम नंबर बन गए? अब ये दोनों कोप्राइम हो गए क्योंकि 7 और 4 का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर में जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पी और क्यू इंटीजर्स भी हो सकते हैं और दोनों क्या हो सकते हैं कोप्राइम नंबर भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये है पी अपॉन क्यू वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और कोप्राइम नंबर भी हो सकता है। मतलब ये क्या हो सकते हैं इंटीजर्स भी हो सकते हैं और कोप्राइम नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर और कोप्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो 2, वो होता है प्राइम नंबर। अब बात करते हैं अपन कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसमें खुद के और एक के अलावा, जिसमें खुद के और एक के अलावा, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसमें खुद के और एक के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर हो। मतलब खुद के और एक के अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिया 4, 4 के मैंने फैक्टर कर दिए 1 इंटू 4, मतलब खुद के और 1 के अलावा, खुद के और 1 के अलावा, ये तो खुद और 1 हो गया, इसके अलावा इसका एक फैक्टर होता है 2। भाई खुद के और 1 के अलावा, खुद के और 1 के अलावा, खुद के और 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर मतलब जिसमें 2 से ज्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स अबाउट 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो नंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स कितने कितने हो सकते हैं 2 से ज्यादा, मोर देन 2, मोर देन 2, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2, मोर देन 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स वो क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स कितने होंगे 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब खुद के और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा और भी क्या होगा उसमें फैक्टर होगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब इन 2 फैक्टर्स के अलावा कोई तीसरा या चौथा या पांचवा कितने भी हो सकते हैं। मोर देन 2 मतलब इन 2 से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2, मोर देन 2 मतलब 2 से और ज्यादा, 2 से और ज्यादा, मतलब इन 2 से, 2 कौन कौन से, खुद के और एक के अलावा कोई और भी क्या हो फैक्टर हो, तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद में चलते अपन डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है। डेसिमल एक्सपेंशन, देखो डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? उसमें फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, हाँ ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने इसमें क्या है एक रेशनलिटी, इरेशनलिटी, इरेशनलिटी का मतलब होता है कि अभी एक टॉपिक आएगा इरेशनल नंबर, इसलिए अपन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है उसी में कुछ नंबर्स क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है उसी में कुछ नंबर्स क्या होते हैं इरेशनल होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो देखो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉरी, 2 ही टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, पहला क्या होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे एग्जांपल 1.25, 3.127,
या 0.1234 इस तरीके से, या फिर 5.5। मतलब ये जो एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में जो डिवाइड है वो रुक गया। डेसिमल के बाद में डिवाइड रुक गया तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक तो क्या होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या नंबर होते हैं कि जैसे कोई नंबर है 0.333333, ऐसे ही चलते जा रहा है। 1.123 123 123, या फिर 5.2555555 इस तरीके से, या फिर जैसे 7.1233333 इस तरीके से। ये जो नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हो गया कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या डिजिट का पेयर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डिवाइड के बाद में, डिवाइड के बाद में, ये जो डिवाइड किया मतलब डेसिमल के बाद में, सॉरी, डेसिमल के बाद में डिवाइड रुक रहा नहीं है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, अपन डिवाइड करते जाएंगे, होते जाएगा, होते जाएगा। डेसिमल के बाद में डिवाइड जाते ही जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, इसमें एक नंबर या नंबर का पेयर, डिजिट का पेयर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि डिवाइड रुकेगा नहीं, डिवाइड रुकता नहीं है। ठीक है, और कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए 3.142875 142875141231025 इस तरीके से। या फिर ये समझ लो 0.10 100 100 100 इस तरीके से। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद में डिवाइड चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन कोई भी डिजिट या कोई भी डिजिट का पेयर लगातार रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार रिपीट नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 आ गया, फिर उसके बाद में 100 आ गया, फिर उसके बाद में 1000 आ गया, फिर उसके बाद 10,000 आ गया। मतलब बार बार कोई भी एक डिजिट या डिजिट का पेयर, इक्वल पेयर बार बार रिपीट नहीं होता है। यहाँ पे पेयर रिपीट तो हो रहा है लेकिन वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। तो यहाँ पे तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद में अपन चलते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं अपन इरेशनल नंबर की। बात क्या करते हैं अपन, इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसमें ये जो टाइप है, ये जो टाइप है, इस टाइप का जो नंबर है वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रेशनल। लेकिन इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल।
समझ गए? ये हो गया रेशनल, ये हो गए रेशनल, और ये हो गए इरेशनल। मतलब इन दोनों टाइप के जो नंबर वो होते हैं रेशनल, और इस टाइप का जो नंबर होता है वो होता है इरेशनल। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो अभी अभी मैंने बताया कि इरेशनल कब कब होगा, इरेशनल कब कब होगा। तो जो पहला है, वो पहली कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दूसरी जो कंडीशन है कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तीसरा, नोट ए परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट। मतलब नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, नोट ए परफेक्ट क्यूब रूट, ये आपने समझ ही लिया, मैंने बता दिया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप का अगर कोई नंबर है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बताऊं, जैसे रूट 4 है, इसकी वैल्यू होती है 2, रूट 9 इसकी वैल्यू होती है 3, रूट 16 इसकी वैल्यू होती है 4, रूट 25 होती है, इसकी वैल्यू होती है 5। ये सभी नंबर क्या है, परफेक्ट रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। नोट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने लिखा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 15, रूट 19, रूट 31, इस टाइप के, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होते हैं वो सब नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल। और नोट ए परफेक्ट क्यूब, जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे 8, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 2। मैंने यहाँ पे लिखा 27, 27 का क्यूब क्या होता है, 3। मैंने यहाँ लिखा 64, इसका क्यूब होता है 4। मैंने यहाँ पे लिखा 125, मैंने यहाँ पे लिखा 125, जिसका क्यूब होता है 5। ये सभी नंबर क्या है, ये है परफेक्ट क्यूब। मैंने यहाँ पे लिखा है नोट ए परफेक्ट क्यूब, मतलब नोट ए परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हो गया, नोट ए परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ, नोट ए परफेक्ट क्यूब का मतलब हुआ कि जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है, मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, 15, 16, इन नंबर का क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है। इसका मतलब ये 3 जो लग रहा है, इसका मतलब है पावर 1/3, इसका मतलब पावर। तो ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल। ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल। और ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल। ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल। और ये सभी नंबर भी क्या है, इरेशनल। ये सभी नंबर भी क्या है, इरेशनल। ये सभी नंबर भी क्या है, इरेशनल। इस टाइप से, इस प्रकार के जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं निकलता, जिनका परफेक्ट जो नंबर, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, नोट ए परफेक्ट क्यूब, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होते हैं। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लो कि रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, इनको आपको क्या करना है,
इरेशनल प्रूफ करना है, जिसको बोलते हैं इरेशनलिटी। जिसको क्या बोलते हैं? इरेशनलिटी। मतलब आपको इन नंबर्स को क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना होगा। इसमें एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि भाई कौन कौन से नंबर रेशनल होते हैं, कौन कौन से नंबर इरेशनल नहीं होते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने आपको नाइन्थ क्लास का जो मेरा वीडियो है इसमें भी आप देख सकते हो, या आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जब कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको, जब कभी भी रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल, और रेशनल डिवाइडेड रेशनल, जब अपन ऐसा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? रेशनल आता है। हमेशा क्या आता है? रेशनल ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? रेशनल आएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमेशा क्या आएगा? एक रेशनल आएगा। दूसरा कि अगर मेरे पास, ये समझ लो कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, या फिर रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, या रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। इस कंडीशन में क्या होगा? रेशनल प्लस इरेशनल, तो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। रेशनल माइनस इरेशनल, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? इरेशनल। इसमें भी क्या होगा? इरेशनल। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इसमें भी क्या होगा? इरेशनल। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इसमें भी क्या होगा? इरेशनल। एक ये कंडीशन है, ये भी मैंने पहले बता दी है आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे इसके अलावा कि मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास है इरेशनल प्लस इरेशनल, या इरेशनल माइनस इरेशनल, या इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, या इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा इरेशनल प्लस इरेशनल। देखो, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो इस कंडीशन में होगा इरेशनल। इरेशनल माइनस इरेशनल, इस कंडीशन में होगा इरेशनल या फिर रेशनल। ठीक है, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इस कंडीशन में होगा इरेशनल या फिर रेशनल। मतलब रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, इस कंडीशन में क्या होगा? इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। एक कंडीशन ये होती है अपनी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल होगा मतलब रेशनल को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो रेशनल होता है। रेशनल इरेशनल ये होता है, मतलब अगर किसी भी रेशनल में इरेशनल, किसी भी रेशनल को इरेशनल से, किसी भी रेशनल को इरेशनल से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इरेशनल आता है। एक होता है कि रेशनल, इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। लेकिन जब इरेशनल को इरेशनल से माइनस करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये कैसे आ सकता है, कैसे होता है वो देखो। इसके लिए अपने को क्या करना है कि जैसे मान लो अपने पास एग्जांपल है, मैंने लिखा √2 माइनस √2, ये दोनों क्या है? इरेशनल है। ये दोनों क्या है? इरेशनल है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मानो मैंने लिखा 3 प्लस √2, एक लिखा मैंने 3 माइनस √2। देखो, ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। यहाँ पे प्लस मान लो, यहाँ पे क्या है? प्लस। ये प्लस, ये है इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? रेशनल और इरेशनल। मैं आपको बता दूं,
इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, रेशनल और इरेशनल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल है। यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 कितना हुआ, 6, और 6 क्या है, एक रेशनल है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, इरेशनल और रेशनल। इसमें भी क्या हो सकता है, इरेशनल और रेशनल। इसमें भी क्या हो सकता है, इरेशनल और रेशनल। इसके लिए जैसे मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है √3, मेरे पास कोई नंबर है √3 मल्टीप्लाई √3। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जबकि ये क्या है, इरेशनल, और ये भी क्या है, इरेशनल। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रेशनल आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इसका अगला जो भाग है, इसके आगे जो भी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।